शुरू करते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में जो आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, उसमें दो बुक्स आपने पढ़नी है। जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें आपने दो बुक्स पढ़नी है। एक तो पढ़नी है आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक आपने पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो किताबें पढ़नी है आपने, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है वो तभी आपको समझ में आएगी जब आपने पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान से समझ लिया है। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपने ध्यान से नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी टर्म्स इस्तेमाल होंगी जैसे जीडीपी है, नेशनल इनकम है। ये सारी टर्म्स को हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लियर करना होगा। तो इस तरह की जो टर्म्स हैं पहले हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझनी पड़ेंगी, उसके बाद हम समझेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से प्रेफर ये किया जाता है कि पहले हम समझें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मैं सिलेबस के बारे में आपको नहीं बता रहा, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा क्लास का। वो तो सब आपको क्या है, जो सीबीएसई की साइट है वहाँ से सिलेबस मिल जाएगा, या आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। तो मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, पहली क्लास हमारी है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अच्छा, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ना कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा। और ध्यान रखना कि इसी क्लास के बाद मैं आप सब लोगों को व्हाट्सअप करूंगा कि आप मुझे जो नोट्स लिखे हैं ना उसकी जो आपका इमेज है वो मुझे भेजेंगे आप। और मैं आप सब लोगों के नोट्स देखूंगा कि किसने क्या लिखा है, तो साथ में मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो नोट्स सब अपनी कॉपी पे लिखेंगे। उसके बाद आप क्लास के एकदम बाद मैं कहूँगा कि अपने नोट्स भेजिए मुझे आप, तो मैं चेक करूँगा किसने ईमानदारी से नोट्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का समझिए मीनिंग क्या है। बस तो आपने मीनिंग समझा हुआ है 11th क्लास में, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वैसे ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग इसलिए है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम जो अब आप 11th क्लास में थे तो यू वर स्टडिंग अबाउट द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, अ सिंगल फर्म और एन इंडस्ट्री। आपके पास जो पढ़ने के लिए था वो था इकोनॉमिक बिहेवियर था किसी एक इंडिविजुअल का, या किसी आपका एक सिंगल फर्म का, या एक इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री माने होता है एक जैसी फर्म्स का ग्रुप, जैसे कार इंडस्ट्री है तो कार इंडस्ट्री माने जिसमें कार बनाने वाले सारी फर्म शामिल है, उन्हें बोलते हैं कार इंडस्ट्री। ऐसी क्लॉथ इंडस्ट्री। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी अबाउट द नेशनल एग्रीगेट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, a single firm or an industry, and the main tool of which is the price। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी डिसीजन हम लेते हैं वो प्राइस के बेस पे लेते हैं। आपको याद होगा कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे उस समय ज़्यादा टॉपिक में आपने प्राइस को ही ज़्यादा बड़ा एलिमेंट मान के पढ़ा था। चाहे प्राइस एंड डिमांड है, प्राइस एंड सप्लाई है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट का मतलब भी प्राइस ही होता है। और जो रेवेन्यू है, जो आपने तो पढ़ा था रेवेन्यू, ठीक है, उसमें भी अगर आपको याद हो कि टोटल रेवेन्यू डिफाइन कैसे हुआ था, प्राइस इनटू क्वांटिटी। मार्केट में भी आपने प्राइस को लेकर बात की थी। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द मेन टूल, द मेन वेरिएबल वाज द प्राइस। इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजंस वर बेस्ड ऑन द प्राइस। देयरफॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी टर्म्ड एज प्राइस थ्योरी। उसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं। अनलाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, macroeconomics deals with economic
aggregates like national income, domestic product, population, balance of payment, employment, unemployment, poverty. These are the national issues which microeconomics will never deal with. So it is the macroeconomics that deals with the economic aggregates, national aggregates, and the main tool of which is the national income. मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर डिसीजन हमारे होते हैं वो नेशनल इनकम के बेस पे होते हैं, इनकम के बेस पर होते हैं. देयर फोर इट कैन बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम थ्योरी और इनकम थ्योरी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग पढ़ रहे हैं आप मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इट इज़ नॉट गोइंग टू डील विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, one particular firm or an industry. It will deal with national aggregates. So here the study is going to combine all the individuals, all the firms and all the industries taken together, and the main tool of which is not the price, it is the income. So here almost all the decisions that we are going to take while we study this through are going to be based on income, are to be based on national income. Therefore it is called income theory और national income theory. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने पढ़ना है जहां हमने एग्रीगेट्स के बारे में बात करनी है. और यहाँ पर एग्रीगेट इंडस्ट्री वाले नहीं हैं, देश वाले एग्रीगेट है. एक हम पूरे देश के बारे में बात करेंगे. तो हेयर एग्रीगेट्स आर नॉट कन्फाइंड विद वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री. दे आर अबाउट दी एंटायर नेशन, एंटायर कंट्री के बारे में बात करेंगे. So here the study is going to cover national income, domestic income, employment, poverty and lot of issues that macroeconomics is going to deal with. ठीक है. तो यहाँ बड़ी बड़ी बातें होंगी, छोटी बातें नहीं होंगी यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने बड़े इश्यूज के बारे में बात करनी है. जैसे कि आप कभी कभी जब 9th 10th में थे या 8th में थे तो कभी कभी आप सुना करते थे इन चीज़ों के बारे में. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेशनल प्रोडक्ट होता है ना. आप एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कभी कभी आपको टच करके पढ़वाया जाता था. तो नाउ यू आर गोइंग टू हैव इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल दिस इश्यूज और मैटर्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी इकोनॉमिक्स है. एक आपका लार्जर पर्सपेक्टिव में आपने इकोनॉमी को देखना है, बड़े लेवल पर चीज़ों को समझना है आपने. ठीक है. तो हेयर यू विल नॉट स्टडी अबाउट डिमांड, यू विल स्टडी अबाउट एग्रीगेट डिमांड. Here you will not study about supply, here you will study about aggregate supply. So here you will not study about production as you studied in microeconomics. Here you will study about the national product, gross domestic product. So issues are going to take the big form in macroeconomics. तो ध्यान रखना है कि यहाँ हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे. और तो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इतना लिख लीजिए कि इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द नेशनल एग्रीगेट्स एंड द मेन टूल ऑफ विच इज द इनकम. देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनकम थ्योरी. तो चाहे इसका मीनिंग आपको ध्यान रखना, लिख लीजिए. वैसे तो यहाँ मीनिंग कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with the national aggregates like national income, domestic income and other national issues like employment, unemployment, poverty, population, so on and so forth. ठीक है. इस तरह की बातें आपको दिमाग में रखनी है. अच्छा, जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो हमारे पास दो किताबें पढ़ने के लिए, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमें आनी ही चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं जो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला कंसेप्ट है वो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का टॉपिक है. तो बहुत सारे अंदर बहुत सारा सिलेबस हम कवर करेंगे. सबसे पहले हमें जानना होगा, बेसिक कंसेप्ट्स कवर करने होंगे किसी भी टॉपिक के. तो कई बार जब आप 11th या 11th क्लास में तो 9th 10th में होंगे तो पहला जो कंसेप्ट है, तो फर्स्ट कंसेप्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ध्यान रखना हम शुरू क्या कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो पहला जो कंसेप्ट है वो हम उठा रहे हैं, वो है कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सब लोगों को नोट्स बनाने हैं क्योंकि मैं क्लास के बाद आपसे आपके लिखे हुए नोट्स मांगूंगा कि आप लोगों ने क्या लिखा. कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
तो पहले हमें समझना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, यहाँ से बेस बनता है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इसको टेक्निकली समझना है आपने। ठीक है, समझना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अच्छा, मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, इस समय आपको कौन पढ़ा रहा है? आप चैट में लिख कर दीजिए, आपको इस समय कौन पढ़ा रहा है इस समय, बताइए। आप बताइए किससे पढ़ रहे हैं आप, देखता हूँ कितने लोगों को पता है मेरा नाम, बताना किससे पढ़ रहे हैं आप, चैट में लिख के बताइए ज़रा मुझे, आप बताइए, ताकि आपको एक बेस समझ में आए कि क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन पढ़ा रहा है आपको इस समय, बताइए। तो आप अब अरुण कह रहा है संदीप नरूला सर, ठीक है, चलिए और बताइए सब लोग, और बताइए, और लोग बताइए, बताइए और लोग, महिमा, अनुष्का, वंशिका, ये सब लोग जवाब दीजिए। राघव, रोहित कह नरूला सर, चलिए। तो इसका चलिए मैं इतना ही यहाँ रुक जाता हूँ। तो आपको ये लगता है, आपको सबको ये लग रहा होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सच में कहूँ ना, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं सामने दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। मैं, ऐसा मानिए कि देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके सामने एक तो एक आपका वर्कर है, वर्कर, आप एक एक वर्कर की सेवाएं ले रहे हैं, मैं वर्कर हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बैठा हूँ, बिल्डिंग के अंदर आपको बिल्डिंग की मिल रही है सर्विसेज, एक बिल्डिंग में बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, थर्ड है इक्विपमेंट है मेरे पास में, अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है तो मेरे पास इक्विपमेंट होने चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। अगर मेरे पास इक्विपमेंट नहीं होंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा, बताइए आप। और फिर मैं आपको मैनेज भी करता हूँ। मैंने आपसे अभी कहा था कि इस क्लास के बाद मैं देखूंगा कि नोट्स किस किसने लिखे हैं, और जिन्होंने नहीं लिखे होंगे उनको पढ़ाने से मना कर दूंगा आज के आज ही। जिनके नोट्स लिखे हुए मेरे पास नहीं आए उनको कल से मना है, फिर उन्हें नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी। तो मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए एक मैनेजमेंट भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। मैं आपको आपको मैनेज भी करूंगा, पढ़ाई आपका टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन मैं देखूंगा कि, और कई बार आपका मैं टेस्ट लूंगा फ़ोन करके। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी मेरे पास में, मैं आपको मैनेज करूंगा, कंट्रोल करूंगा। अच्छा, आपको लग ये रहा था मैं पढ़ा रहा हूँ अकेले, लेकिन अब देखना आपको पढ़ाने में कौन कौन सी सर्विस ले रहा हूँ मैं। एक तो एक वर्कर की सर्विस मिल रही है, आपको एक बिल्डिंग की सर्विस मिल रही है, आपको इक्विपमेंट की सर्विस मिल रही है, और आपको मेरे मैनेजमेंट की सर्विस मिल रही है। इसका मतलब मैं आपके सामने हूं, आपको लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर ये सब चीजें ना हो एक साथ तो आपको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इस समय हम सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्विसेज कौन सी? वर्कर की सर्विस, बिल्डिंग की सर्विस, इक्विपमेंट की सर्विस, और एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज। इन सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी सर्विसेज हैं, इनकी सबकी सर्विसेज ली जा रही है, इन्हें बोलते हैं सर्विसेज। इन सब सर्विसेज की मदद से आप पढ़ रहे हैं मुझसे इस समय। आप जानते हैं इन सर्विसेज के सोर्स भी हैं, इन सर्विसेज के सोर्स भी हैं, और जो ये सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज के सोर्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मेरा सोर्स, वर्कर का सोर्स क्या होता है? लेबर। अगर लेबर माने मेरी एनर्जी, भगवान ना करे कल को मैं दुनिया से चला गया तो कौन पढ़ाएगा आपको? वर्कर, आप मेरी सर्विस ले रहे हैं, लेकिन मेरी सर्विस का सोर्स क्या है? सोर्स देखिए, लेबर, वर्कर की सर्विस का सोर्स क्या है? लेबर है, ये सोर्स है। अच्छा, अगर लैंड ना होता तो बिल्डिंग होती? अगर अगर लैंड ना होता तो बिल्डिंग बन जाती? तो जो आप देख रहे हैं, बिल्डिंग का सोर्स क्या है? लैंड है। अगर लैंड ही ना होगा तो आप बना लोगे बिल्डिंग क्या? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कहाँ से आया? कैपिटल से। अगर मेरे पास पैसा ही ना होता तो मैं क्या सारे इक्विपमेंट खरीद लेता? ये जो इक्विपमेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, क्या मेरे पास होते अगर मेरे पास कैपिटल ना होती? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मैनेजमेंट, इसका सोर्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन करने का तरीका है, मैं लोगों को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी रखता हूँ। मेरे पास
ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग पावर है, एबिलिटी है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो इस समय सर्विसेज आ रही हैं वो किसकी आ रही हैं? वर्कर की आ रही है, बिल्डिंग की आ रही है, इक्विपमेंट की आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की आ रही है। ये सारी सर्विसेज हैं। इनके सोर्स क्या क्या हैं? वर्कर का सोर्स है लेबर, बिल्डिंग का सोर्स है लैंड, इक्विपमेंट का सोर्स है कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का सोर्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पास एक ऑर्गेनाइज तरीका है हर काम करने का, अगर वो नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहले आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए काम करने का। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आप सब कह रहे थे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब देखिए कितनी सर्विसेज ले रहे हैं आप, और इन सर्विसेज के मैंने सामने सोर्स भी लिख दिए हैं। अब मैं डिफाइन करने आ रहा हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। आपको एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया ना सब लोगों को? अब आप समझिए, इसको समझिए ध्यान से कि अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। मीनिंग समझना है हमने, सब लोग लिख भी लेंगे साथ साथ। मैं आपको देने जा रहा हूं डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान सुनिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दी सोर्सेस ऑफ दोज सर्विसेज which help in the production process. Factors of production are the sources of those services which help in the production process. तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, और इन सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास सर्विसेज हैं, और उन सर्विसेज के जो सोर्स हैं उन्हीं का नाम क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दी सोर्सेस ऑफ दोज सर्विसेज which help in the production process, which assist in the production process. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या सर्विसेज होती है? नहीं, वो क्या होते हैं? वो सोर्स है अपने आप में। क्या है वो? सोर्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज नहीं बोलते। दे आर दी सोर्सेज ऑफ दो सर्विसेज विच हेल्प इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट दी सर्विसेज देमसेल्व्स, but they are the sources of those services which help in the production process. So we are going to study about the labor, land, capital and organization. तो आपको मीनिंग क्लियर हुआ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दी सोर्सेस ऑफ दो सर्विसेज विच हेल्प, विच असिस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये मीनिंग हुआ किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबको क्लियर है? यहाँ चैट में लिख कर दो। मीनिंग क्लियर हुआ सब लोगों को? मीनिंग क्लियर हुआ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्लियर हुआ? जल्दी बताइए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। महिमा कह रही है सर क्लियर है। बाकी लोग जवाब दो जरा। वंशिका इज नॉट स्टार्टिंग राइट नाउ। राघव इज नॉट देयर। अनुष्का यस सर क्लियर है। अरुण क्लियर है। वंशिका है। अरुण कह रहा है क्लियर है। चलिए, तो हमने देखा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर दी सोर्सेस ऑफ दो सर्विसेज विच हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हमारे सामने साफ साफ चल रहा है पता, जो मैंने आपको माइंड मैप बनाकर दे रखा है शीट के ऊपर, उसमें लिखा है कि 4 तरह के फैक्टर होते हैं। 4 तरह के फैक्टर का पहला नाम क्या है? लेबर है। दूसरा कौन है? लैंड है। तीसरा कैपिटल है। चौथा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे कि लेबर क्या होता है, लैंड क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कैपिटल क्या होती है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इन चारों फैक्टर को अब हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम बात करेंगे लेबर के बारे में। व्हाट इज लेबर? पहले फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका नाम है लेबर। हर कंसेप्ट को ध्यान समझना है। हम यहां बात करें लेबर के बारे में, लेबरर के बारे में बात नहीं करें। लेबरर के बारे में, ये लेबर पढ़ रहे हो आप, लेबरर नहीं, LABOUR, ठीक है। तो व्हाट इज लेबर? पहला पॉइंट नोट करो उसके बारे में। इट इज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर का संबंध किससे? ह्यूमन बीइंग से है। इट इज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द, सारे पॉइंट नोट करने हैं नोट्स के अंदर। इट इज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला पॉइंट नोट करो। अब मैं डिफाइन करूंगा, पहले मेजर पॉइंट लिखो इसका। इट इज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर का संबंध किससे होता है?
मनुष्य से होता है, ये मनुष्य से जुड़ा हुआ फैक्टर है। तो व्हाट इज लेबर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे, फिर मैं लिखूंगा अभी उसको सामने। व्हाट इज लेबर? लेबर रेफर्स टू ऑल मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स। Labor refers to all mental and physical efforts undertaken by the human beings in the expectation of economic reward. तो लेबर का मतलब क्या होता है? ऑल मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स। लेबर रेफर्स टू ऑल मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स। मेंटल एंड, मैं कौन से एफर्ट्स कर रहा हूं? मेंटल एफर्ट्स। एक जो दिहाड़ी मजदूर होता है वो क्या करता है? वो फिजिकल एफर्ट्स करता है। लेबर रेफर्स टू ऑल मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स। अंडरटेकन बाय, लिखो पूरा पूरा लिखना, आप सादा बोल भी रहा हूं। अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड। इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ, पूरा लिखेंगे आप, मैं शॉर्ट लिखूंगा हल्का हल्का, आप पूरा लिखेंगे और आप साफ साफ लिखेंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है, ठीक है। तो लेबर रेफर्स टू ऑल मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स अंडरटेकन बाय द ह्यूमन बींग्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड। अब मीनिंग को समझते हैं कि मीनिंग क्या बता रहा है हमें। लेबर रेफर्स टू ऑल मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स अंडरटेकन बाय द ह्यूमन बींग्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड। समझिए, तो पहली बात तो यह कि लेबर के अंदर केवल फिजिकल एफर्ट्स नहीं आते हैं, मेंटल एफर्ट्स भी आते हैं। ध्यान देखिए, ये एक्स है और ये वाई है। ये एक्स जो है ना, ये आपका चलाता है ई रिक्शा। ई रिक्शा चलाता है ये एक्स जो है। अच्छा बताइए, जब चलाता है ई रिक्शा कौन से एफर्ट कर रहा है? ये मेंटल है फिजिकल? जो चलाता है ई रिक्शा कौन से एफर्ट्स करता है? ये करता है फिजिकल एफर्ट्स। वाई जो है एक कंपनी में मैनेजर है। कौन है? मैनेजर। एमजीआर शॉर्ट होता है मैनेजर का। ये हमारा जो वाई जो है, ये किसी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, डिसीजन लेता है, ठीक है। ऐसा मानिए कि जो वाई है वो मैनेजर है, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजर है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। तो बताइए वाई कौन से एफर्ट्स कर रहा है? जो ई रिक्शा खींचता है उसके एफर्ट्स कौन से होते हैं? वो कौन से एफर्ट्स करता है? वो करता है फिजिकल एफर्ट्स। जैसे आपके घर काम करने आता है एक वाइट वॉश वाला, वो कौन से एफर्ट्स करता है? वो करता है फिजिकल एफर्ट्स। मैं कौन से एफर्ट्स कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ मेंटल एफर्ट्स। मैं अपने दिमाग से काम ले रहा हूँ। जो वाइट वॉश करता है या आपको घर आके बनाता है ना, जो एक मजदूर होता है, वो कौन से एफर्ट्स करता है? वो करता है फिजिकल एफर्ट्स। तो लेबर का मतलब है, चाहे आप कोई मानसिक काम करें, चाहे आप कोई शारीरिक काम करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो काम क्यों कर रहे हैं आप? इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड। आप चाहते हैं बदले में आपको क्या मिले? रिवॉर्ड मिले, इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिले। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी मम्मी आपको पढ़ाती या आपके पापा आपको पढ़ाते, तो क्या वो लेबर के मीनिंग में आता? नहीं आता, क्योंकि आपके मम्मी या पापा आपसे इकोनॉमिक रिवॉर्ड नहीं लेते। अगर एक डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज करेगा तो क्या वो लेबर होगी? नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लेबर की। अगर मान लेते हैं कि आपकी मदर या फादर आपको पढ़ाएं, तो वो लेबर में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स में। हम यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लेबर की, कि हम जो एफर्ट्स देख रहे हैं वो एफर्ट्स ह्यूमन बींग्स क्यों कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल है चाहे फिजिकल है, क्योंकि उनको बदले में रिवॉर्ड चाहिए। तो व्हाट इज लेबर? Labor refers to all mental and physical efforts undertaken by the human beings in the expectation of economic reward. तो अगर एग्जाम में आ जाए कि एक इंसान अपने बेटे का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो क्या ये लेबर है? आप लिखेंगे नहीं। अगर एक जो आपका मान लेते टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्या वो लेबर? नहीं, वो लेबर नहीं है। बिकॉज लेबर मीन्स इकोनॉमिक लेबर, where you expect reward in return of your services, whether mental or physical. So labor refers to all mental and physical efforts undertaken by the human beings in the expectation of economic reward. ये मीनिंग किसे क्लियर नहीं है?
तो लेबर के अंदर हर तरह के एफर्ट्स आते हैं, चाहे मेंटल, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई क्लर्क हो, चाहे कोई वर्कर हो, चाहे कोई मैनेजर हो, ठीक है, वो सब लोगों के एफर्ट्स हम शामिल कर लेते हैं। बस वो एफर्ट्स होने चाहिए इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड। क्या होने चाहिए वो? आपको इकोनॉमिक रिवॉर्ड लेने के लिए एफर्ट्स करने हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी होप ऑफ गेटिंग एनी रिटर्न अगेंस्ट योर सर्विसेज, then your labor is not actually labor in the eye of economics, because in economics we cover economic labor। तो जो इकोनॉमिक लेबर है उसके बारे में बात होती है इकोनॉमिक्स में, है ना। तो पहली पॉइंट नोट किया हमने कि इट इज़ द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड हमने इसको डिफाइन कर दिया कि लेबर रेफर्स टू ऑल मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स अंडरटेकन बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड। क्लियर है? तीसरी बात नोट करिए इसके बारे में। देखिए, अच्छा, मैंने अभी ये कहा था कि जो मैं वर्कर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरी लेबर मीन्स एनर्जी, मेरे पास एक एनर्जी है, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैंने कहा था कि अगर कल को वो एनर्जी नहीं रही, मान लो भगवान ना करे मैं नहीं रहा कल को, तो हु विल टीच यू? इट मीन्स लेबर एंड लेबरर आर नॉट सेपरेबल। मेरी जो मेरी जो लेबर है दैट रिजाइड्स इन मी, दैट रिजाइड्स विद इन मी, वो मेरे अंदर ही है। अगर मान लो मैं कहूँगी मुझे सेपरेट कर दो मेरी लेबर से, तो कैन यू सेपरेट माई लेबर फ्रॉम मी? यू विल फेल। तो लेबर एंड लेबरर आर नॉट सेपरेबल। लैंड को आप लैंड ऑनर से सेपरेट कर लोगे कि आप कहोगे देखो ये राम है और ये राम की ज़मीन है, राम का लैंड है, यू कैन सेपरेट बोथ, बट कैन यू सेपरेट माई लेबर फ्रॉम मी? नो, यू विल फेल। तो लेबर एंड लेबरर आर नॉट सेपरेबल, लेबर एंड लेबरर आर नॉट सेपरेबल। तो ये फैक्टर जो है ह्यूमन बींग्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये उनसे अलग नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि एक अगला पॉइंट लिख लो, लेबर एंड लेबरर आर नॉट सेपरेबल। सारे पॉइंट लिखने में मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लेंगे, ठीक है? पॉइंट क्लियर है आपको? ये जल्दी बताइए। तो पहला हुआ इट इज़ द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा हुआ लेबर connotes, labor refers to all mental and physical efforts undertaken by the human beings in the expectation of economic reward, and third point is what? Labor and laborer are not separable from each other। ठीक है? फोर्थ पॉइंट समझिए। अब ये पॉइंट बहुत काम का है, जो आगे टॉपिक में काम आएगा। फोर्थ पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट मैंने बोला था लेबर एंड लेबरर आर नॉट सेपरेबल। अब ये फोर्थ पॉइंट समझिए, द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर। द प्राइस पेड, हर फैक्टर का इकोनॉमिक रिवॉर्ड होता है, एक प्राइस होता है उसकी सर्विसेज के लिए। तो इकोनॉमिक्स में लेबर की सर्विसेज के बदले जो रिवॉर्ड मिलता है उसे बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं अकाउंटेंसी में सैलरी या वेज, उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं हम? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सैलरी को सैलरी नहीं बोलना, वेज नहीं बोलना, उसको हमें ब्रॉड वे में देखना है। तो क्या बोलेंगे उसको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलेंगे। द प्राइस और द रिवॉर्ड पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या बोलेंगे उसको? शॉर्ट में बोलेंगे COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या बोलेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो हमने लेबर के बारे में समझा कि लेबर क्या है। तो बताइए जल्दी से मुझे, सर एक लेबर बोथ एफर्ट्स कर सकता है? हाँ बिल्कुल अरुण कई बार क्या होता है, बहुत से लोग दोनों काम करते हैं। जैसे एक इंजीनियर है, समझो यहाँ पर अरुण का सवाल है क्या एक लेबर दोनों काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक इंजीनियर है, जब कोई काम वर्कर को समझाता है तो कई बार वो उस काम को खुद करके दिखाता है। एक इंजीनियर कोई काम जब अपने वर्कर को समझाता है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, कोई इंसान कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है और वो कोई काम वर्कर नहीं कर पा रहा है, तो इंजीनियर उसको खुद करके दिखाएगा। तो उस समय वो फिजिकल एफर्ट्स भी कर रहा होगा ना। तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है? एक इंसान दोनों काम कर सकता है। ही कैन डू दी मेंटल वर्क एज वेल एज फिजिकल वर्क, देयर इज नो प्रॉब्लम।
Sometimes the worker might have difficulty in performing a task. The engineer can show how to perform to the worker. तो कोई बात नहीं है इसमें, ये पॉसिबल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, जल्दी बताओ। तो हमें लेबर का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले चैट में लिख कर दीजिए कि आप लोगों को लेबर का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अभी हम लेबर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि लेबर इज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर रेफर्स टू ऑल मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स अंडरटेकन बाय द ह्यूमन बींग्स in the expectation of economic reward. And then I told you that labor and laborer are not separable, and the price paid for his services is called compensation of employees. जल्दी पहले यहाँ तक बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लैंड के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो है लैंड। पहले हम लेबर के बारे में डिटेल कर चुके हैं। अब आप बताइए मुझे ज़रा, अरुण, क्या अरुण के सवाल का जवाब मिल गया उसको? एक लेबर बहुत एफर्ट्स कर सकता है, इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया। तो हम लैंड के बारे में बात करेंगे। लैंड के बारे में पहला पॉइंट लिखिए आप, इट इज़ द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लेबर क्या था, इट वाज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड क्या है, इट इज़ द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ध्यान रखना है। लेबर वॉज द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लैंड के मीनिंग को समझेंगे। देखिए, लैंड का मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत ब्रॉड सेंस में लिया जाता है। लैंड का मतलब सरफेस नहीं होता है, ज़मीन नहीं होता लैंड का मतलब इकोनॉमिक्स में। जिस ज़मीन पर आप चलते हैं वो ज़मीन ही लैंड नहीं होती है। लैंड का मतलब क्या है, ध्यान सुनना है आपने। लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। लैंड का मतलब क्या है, सारे नेचुरल रिसोर्सेस विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर फॉर द एड ऑफ ह्यूमन बींग्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लैंड मीन्स, ये लैंड का मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस which are provided by nature, which are provided by nature for the help of, for the aid of human beings. AID, aid means help, for the aid of human beings, for the aid of human beings at free of cost. नेचर ने जो भी हमारी हेल्प के लिए रिसोर्स दिए हैं वो सारे लैंड में आते हैं। तो लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, अंडरलाइन करिए, लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर फॉर द एड, फॉर द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लैंड का मतलब क्या होता है, सारे नेचुरल रिसोर्स, चाहे वो, ध्यान दीजिए, इससे मान लो मैं बात करूं, हम बात करते हैं माउंटेन्स के बारे में, हम बात करें रिवर्स के बारे में बात करें, हम आपका वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बात करें, हम एयर के बारे में बात करें, सनशाइन के बारे में बात करें, हम कोल माइंस के बारे में बात करें, ऑयल डिपॉजिट्स के बारे में बात करें, ये सब का सब क्या है, ये सब लैंड का हिस्सा है। लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर फॉर द एड ऑफ ह्यूमन बींग्स at free of cost. तो land not only includes the surface but everything below the surface, above the surface and attached with surface which is provided by the nature for the help of human beings at free of cost. तो जो माउंटेन्स हैं, रिवर हैं, डेजर्ट्स हैं, ठीक है, जो आपका फॉरेस्ट हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो एयर है, सनशाइन है, जो हमारे पास ऑयल डिपॉजिट्स हैं, कोल माइंस हैं या स्टोन माइंस हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, सब ये लैंड का हिस्सा है। तो लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। लैंड का मतलब केवल ज़मीन नहीं होता, लैंड का मतलब होता है चाहे ज़मीन के ऊपर, चाहे ज़मीन के अंदर, चाहे ज़मीन के साथ जुड़े हुए सारे नेचुरल रिसोर्स।
जो किसने दिए, नेचर ने दिए, फ्री दिए हैं। किस लिए दिए, हमारी हेल्प के लिए दिए हैं, फॉर दी हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो तो बाद में हमने इनका एक्सचेंज शुरू किया है, बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल की गई थी नेचर के द्वारा। तो लैंड इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस which are provided by the nature for the aid of human beings at free of cost. So land includes everything which is available on the surface, below the surface or attached to the surface for the aid of human beings at free of cost. तो आपको समझ में आया ये लैंड का मीनिंग क्लियर आपको हुआ? आपको समझ में आ रहा है लैंड? और लैंड अपने आप में एक ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि लैंड का मतलब, और एक और चीज़ नोट कीजिए, लैंड एंड द लैंड ओनर आर सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। लैंड को आप लैंड के ओनर से अलग कर सकते हैं। द प्राइस और द इकोनॉमिक रिवॉर्ड पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट। अगर मान लो हम किसी को अपना लैंड देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो कौन सा रिवॉर्ड लेते हैं, उससे रेंट लेते हैं। जैसे लेबर के लिए हम क्या लेते थे, COE। द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर वॉज द COE, बट द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं उसको हम, रेंट बोलते हैं। जल्दी बताइए, क्लियर है या नहीं है? आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? अरुण कह रहा है यस सर। बाकी लोग बताइए ज़रा मुझे। भाई माँ कह रही है सर क्लियर है। रोहित कह रहा है यस सर। तो लैंड का मतलब है ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। केवल ध्यान रखना इसमें सब कुछ शामिल है, सब कुछ। इवन द एनवायरनमेंट इज द पार्ट ऑफ लैंड इन इकोनॉमिक्स। एनवायरनमेंट को भी हम लैंड ही कहते हैं। ठीक है, तो लैंड का मतलब बड़ा होता है इकोनॉमिक्स में काफ़ी, ये आपको ध्यान रखना है। तो लैंड अगर हम किसी को देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट। ध्यान रखना है, लैंड एंड द लैंड ओनर आर सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों आपस में अलग अलग हो सकते हैं। तो बताइए लैंड का मीनिंग समझ में किसको नहीं आया? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड लेबर? क्या आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं दोनों फैक्टर के अंदर? एक ह्यूमन फैक्टर था, एक हमारा क्या है, एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम अगले फैक्टर पे आते हैं। अगला फैक्टर हमारा है कैपिटल। अगला फैक्टर हमारा है कैपिटल। कैपिटल टर्म को आपने समझना है इकोनॉमिक्स के एंगल से। अकाउंटेंसी में तो आप पढ़ते ही रहते हैं कैपिटल के बारे में, है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स में किस सेंस में हम कैपिटल को पढ़ते हैं वो आपने ही समझना है। पहला पॉइंट समझिए कैपिटल के बारे में, इट इज़ द फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फिजिकल फैक्टर है। फिजिकल किस लिए? क्योंकि ये ना तो आपका लैंड नेचुरल रिसोर्स है और ना ही ये ह्यूमन रिसोर्स है। फिजिकल का मतलब होता है जो ह्यूमन बींग्स ने डेवलप किया है। लेबर जो होता है हमारा दिमाग होता है, या हमारे हाथ पैर देखते हैं लेबर के अंदर। अब हमने अपने दिमाग से क्या बनाया, मशीन बना दी, टूल्स बना दिए, इक्विपमेंट बना दिए। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट इज़ द फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिजिकल मतलब इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी सीन। जैसे आप जानते हैं कि एक कंपनी में जो मशीनें होती हैं लगी हुई है, वो कैपिटल है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो जो कैपिटल है इट इज़ द फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, जो मेजर पॉइंट है, इट इज़ द फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिजिकल का मतलब होता है जो हम टच कर सकें, छू सकें, देख सकें। इट इज़ द फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हमारे फिजिकल फैक्टर हैं जो जो ह्यूमन बींग्स ने बाद में बनाए हैं अपने बनने के बाद। पहले बना ह्यूमन बींग्स, फिर ह्यूमन बींग्स ने अपने दिमाग से जो बनाया उसे हम बोलते हैं फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम कैपिटल को पहले समझिए। देखिए, जब कैपिटल के मीनिंग को समझना होता है तो उससे पहले हमें एक टर्म समझनी होती है, वेल्थ। पहले हम समझते हैं वेल्थ क्या होती है, ठीक है। फिर हम कैपिटल के मीनिंग को वेल्थ के मीनिंग से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें समझना है किसका मीनिंग, पहले हमें समझना है वेल्थ का मीनिंग, फिर हम कैपिटल के मीनिंग को डिराइव करेंगे। स्ट्रीम सही आ रही है ना? बफरिंग तो नहीं हो रहा ना? अब चेक कर लो सब लोग। तो अब हम समझते हैं पहले वेल्थ का मतलब क्या होता है, फिर हम आपका समझेंगे कैपिटल का। देखिए जरा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर वेल्थ समझाने के लिए। ये एग्जांपल है, हमारे सामने एक इंसान है अरुण नाम का। ये अरुण हमारे सामने, अरुण भटनागर। अरुण भटनागर के हम जाते हैं घर पर, हम उसके घर पर गए, ये उसका घर है, और ये है अरुण भटनागर की फैक्ट्री। हमारा ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारा जो अरुण है, ये इसकी फैक्ट्री है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं वेल्थ क्या होती है, इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब क्या होता है, ये समझ रहे हैं आप। ये है हमारे अरुण का घर, और ये है उसकी फैक्ट्री। अरुण के घर गए तो हमने देखा बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो फिजिकल हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे वहाँ रखा हुआ रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, एसी लगा हुआ है, अलमीरा रखी हुई है, ठीक है, बहुत सारे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, कुछ मान लेते हैं ओवन रखा हुआ है, बहुत सारे किचन इक्विपमेंट रखे हुए हैं, वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो अरुण के घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मटेरियल हैं या फिजिकल हैं। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। फिर हम जाते हैं अरुण की फैक्ट्री में। अब हम अरुण की फैक्ट्री में गए, अरुण की फैक्ट्री के अंदर गए। अरुण की फैक्ट्री के अंदर जब जाते हैं तो अरुण की फैक्ट्री के अंदर भी मशीनें रखी हुई हैं, टूल्स रखे हुए हैं, इक्विपमेंट रखे हुए हैं। तो अरुण की फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ भी टूल्स इक्विपमेंट रखे हुए हैं। अब चेक करो, अब वहाँ हम गए तो वहाँ रॉ मटेरियल दिखाई दिया हमें, टूल्स दिखाई दिए, इक्विपमेंट दिखाई दिए, मशीन दिखाई दी। तो अब मुझे बताइए, ये सब चीज़ें फिजिकली है ना, सबको आप देख रहे हो, छू लो आप, है ना, देख भी रहे हो, टच भी कर रहे हो, है ना। दीज आर दी फिजिकल गुड्स जो अरुण के घर में है और फैक्ट्री में है। इन सबको अगर हम प्लस करके देखें, जितने भी फिजिकल गुड्स होते हैं, चाहे वो हमारे घर में हो चाहे हमारी फैक्ट्री में हो, उन सबको हम बोलते हैं वेल्थ। क्या बोलते हैं? वेल्थ का मतलब होता है ऑल मटेरियल गुड्स, ऑल फिजिकल गुड्स। जो घर में है दे आर द कंज्यूमर गुड्स, जो फैक्ट्री में है दे आर द प्रोड्यूसर गुड्स, और दे आर द कैपिटल गुड्स। लेकिन अगर हम वेल्थ को समझें तो वेल्थ का मतलब क्या होता है? ऑल फिजिकल गुड्स। जितने फिजिकल गुड्स होते हैं सबको हम बोलते हैं वेल्थ। तो आपके घर के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो वेल्थ का पार्ट है, और आपके पापा की फैक्ट्री में जो सामान रखा हुआ वो भी वेल्थ का पार्ट है। बिकॉज वेल्थ मीन्स ऑल फिजिकल गुड्स, वेदर दे आर द कंज्यूमर गुड्स और द प्रोड्यूसर गुड्स। वेल्थ का मतलब क्या होता है? ऑल फिजिकल और मटेरियल गुड्स। लेकिन कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है केवल वो फिजिकल गुड्स जो कहाँ होते हैं? आपकी फैक्ट्री के अंदर। कैपिटल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज एक्टिवली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वेल्थ का वो हिस्सा कैपिटल होता है जिससे आप क्या करते हैं, और चीजें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको आपकी फैक्ट्री में जो मशीन है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, वो कैपिटल कहलाएगा। वो उसे कैपिटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब उसके थ्रू आप और चीजें बनाएंगे। तो कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज एक्टिवली यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरे घर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और जहाँ मैं बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी बहुत सारी मशीन रखी हुई है, टूल्स रखे हुए हैं। तो इन सबको मिला के बोलूँगा वेल्थ। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाने के लिए लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सारा कैपिटल है, क्योंकि उससे मैं आपके लिए सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ वेल्थ which is actively used for the further production of goods and services।
तो जितनी चीजें कैपिटल होती हैं वो सारी वेल्थ होती हैं, लेकिन सारी वेल्थ कभी कैपिटल नहीं होती, बिकॉज वेल्थ इंक्लूड्स नॉट ओनली कैपिटल गुड्स बट आल्सो कंज्यूमर गुड्स। तो अगर कोई पूछे आपसे एग्जाम में कि क्या सारी वेल्थ कैपिटल होती है, तो आपका जवाब होगा ना, नहीं, क्योंकि कैपिटल मीन्स ओनली दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज एक्टिवली यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपके पापा की फैक्ट्री में जो मशीन है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो कैपिटल हैं। लेकिन आपके घर में जो गुड्स रखे हुए हैं वो वेल्थ तो है लेकिन कैपिटल नहीं है। और अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो वो दोनों वेल्थ में आ जाएंगे, लेकिन कैपिटल वेल्थ का वो हिस्सा होता है जो आप इस्तेमाल करोगे फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो वेल्थ मीन्स दैट पार्ट ऑफ, सॉरी, कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज एक्टिवली यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबको मीनिंग क्लियर हो रहा है कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो अरुण की फैक्ट्री में जो मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं, दे आर द कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो वेल्थ का पार्ट है, लेकिन सारी वेल्थ कैपिटल नहीं होती है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वेल्थ कैन नॉट बी कैपिटल, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल आर ऑलवेज वेल्थ। वो हमेशा वेल्थ होते ही हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बोलो। द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अभी जब हम कल बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑनर पार्टनर पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस क्या करता है, उससे मशीन खरीदता है, टूल्स खरीदता है, इक्विपमेंट खरीदता है बिजनेस के लिए, और पार्टनर क्या करते हैं, अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हैं। द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो लेबर के लिए क्या था? सीओई था, याद है आपको। लैंड के लिए क्या है? रेंट है। तो कैपिटल के लिए क्या बना? इंटरेस्ट। क्या बना? इंटरेस्ट। द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। द इकोनॉमिक रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस चीज का रिवॉर्ड है? कैपिटल को इस्तेमाल करने का रिवॉर्ड। कैपिटल की सर्विसेज लेने के बदले क्या मिलता है हमको? हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जल्दी बताओ। तो कैपिटल इज द फिजिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज एक्टिवली यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अच्छा, कैपिटल को प्रोड्यूस कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं कैपिटल मीन्स मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंसान ने अपनी एबिलिटी से जो चीज़ें बना दी है, मशीन बनाए, टूल्स बनाए, इक्विपमेंट बनाए, दे आर द कैपिटल। तो कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इंसान ने खुद बना दिए हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कैपिटल। जल्दी बताइए मुझे, सब नोट्स बना रहे हो ना? तो कैपिटल का मीनिंग क्लियर हुआ? आप सबने लिख लिया? जल्दी बताओ मुझे, कैपिटल को आपने लिखा, कैपिटल का मीनिंग बताइए जरा। और कैपिटल आपकी समझ में आया? कैपिटल का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। और उसको कहिए यस सर। बाकी लोग बोलो, बाकी लोग भी जवाब दो अपना। रोहित कह रहा है क्लियर है सर। वंशिका क्लियर। महिमा, राघव और अरुण, इनके जवाब नहीं आए अब तक। आप लोग भी बोलिए। तो कैपिटल का मीनिंग क्लियर हुआ? सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले मीनिंग को देखते हैं, जो लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा लास्ट फैक्टर है। राघव कह रहा है यस सर, वेरी गुड। अगला फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसको आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ना है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब क्या होता है ये समझना है। सब लोग नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैंने भी कहा था क्लास के बाद आप सबसे मैं मंगवाने वाला हूँ कि आपने क्या लिखा है और कैसे लिखा है।
तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? अच्छा मुझे बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक एक हर इंसान में ऑर्गेनाइजिंग पावर होनी चाहिए। अगर हमारे मान लो कि हमारे पास लैंड है, कैपिटल है, हमारे पास लेबर भी हो जाए, तो क्या हम प्रोडक्शन कर लेंगे? हम गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर लेंगे आराम से? अगर आप इन स्टडी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, और मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन भी एक टॉपिक है, ऑर्गेनाइजिंग भी एक टॉपिक है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, बाकी जितने फैक्टर्स हैं उनको, उनका एक सिस्टम तैयार करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है इट मीन्स अ सिस्टम। ये आपका एक सिस्टम बनाने वाला है कि लैंड, लेबर, जो कैपिटल हमारे पास में है, उसका हम फुलेस्ट यूज कैसे करें, इंश्योर कैसे करें कि हमारा कोई भी फैक्टर जो लैंड, लेबर या कैपिटल फॉर्म में वेस्ट ना हो। हमारे पास एक एक बोलते हैं हम एफिशिएंसी हो और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ये मीनिंग कहाँ से निकलता है, वो निकलता है एंटरप्रेन्योर से। जैसे मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ अपने बिजनेस का, अपने काम का, तो मुझे ही आपको ऑर्गेनाइज करना है, मुझे ही आपसे काम करवाना है, आपके एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करवाना है, आपके रिजल्ट को इंश्योर करना है कि आपके मैक्सिमम आप रिजल्ट लेकर आए। ये मैं ही करने वाला हूँ। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इट रेफर्स टू द सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज से बनता है ऑर्गेनाइजेशन। अगर एंटरप्रेन्योर इनएक्टिव होगा, पैसिव होगा, डोरमेंट होगा, अनस्किल्ड होगा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर तो सब बेकार चला जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में? इट रेफर्स टू द सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट ही प्रोवाइड्स इन द प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्रोसेस। तो जो एंटरप्रेन्योर है अगर प्रोडक्शन और सेलिंग के प्रोसेस में अपनी सर्विस देना बंद कर दे, सिस्टम बनाना बंद कर दे प्रोडक्शन का और सेलिंग का, तो क्या हमारा जो पूरा प्रोडक्शन है, पूरा सिस्टम है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, वो जो नेशनल एग्रीगेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो सारा फेल हो जाएगा, वो सब डीके कर जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज, वो सर्विसेज जो वो कब देता है, जब वो प्रोडक्शन और सेलिंग प्रोसेस में काम करवा रहा होता है लोगों से, और या बाकी फैक्टर से, या बाकी फैक्टर को यूज करवा रहा होता है लेबरर से। तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट ही प्रोवाइड्स इन द प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर की उन सर्विसेज से जो वो कहाँ देता है, अपने प्रोडक्शन के और सेलिंग के प्रोसेस में। लिखो इसको, इट रेफर्स टू द services of entrepreneur, services of an entrepreneur that he provides, in production and selling process, in production and selling process, that he provides in production and selling process। अच्छा एक वो बताओ मुझे, जितने बाकी फैक्टर्स थे, लेबर, लैंड और कैपिटल, इनका इकोनॉमिक रिवॉर्ड तो फिक्स होता है। जब आप किसी को अपने यहाँ वर्कर रखते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं, तो उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपको इतना सीओई मिलेगा। क्या मिलेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब किसी का लैंड आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे रेंट फिक्स कर लेते हैं आप। किसी से मशीन किराए पर लेते हैं तो कितना आपको, ठीक है, रेंट देना है तय कर लेते हैं आप, है ना? किसी से कैपिटल बोरो करते हैं तो तब भी आप इंटरेस्ट तय कर लेते हैं बैंक वालों से एग्रीमेंट करके, लोन एग्रीमेंट, कितना ब्याज दोगे आप। अच्छा बताओ मुझे कि एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये कभी डिसाइड होता है? ये सर्टेन होता है? ये सर्टेन तो नहीं होता कभी भी। भाई जो ऑर्गेनाइजेशन की हम सर्विस दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर होने के नाते, क्या हमारा जो रिवॉर्ड है फिक्स हो जाएगा? नहीं। ठीक है, द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज नेवर फिक्स्ड, इट इज द फ्लक्चुएटिंग अमाउंट। Sometimes it may very high, sometimes it may very low. The price paid for the services of an organization is called profit, and profit is the residual income, balance income, after adjusting the cost of other factors, the prices of other factors। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का प्राइस है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट रेंट की तरह या सीओई की तरह या इंटरेस्ट की तरह फिक्स नहीं हो सकता।
बात समझ रहे हैं आप? द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज व्हाट? रेसिडुअल। इट्स अ रेसिड्यू, इट्स अ बैलेंस, ये बचा हुआ है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द सर्विसेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट ही प्रोवाइड्स इन द प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्रोसेस, and the price paid for the services of an entrepreneur or organization is called profit, which is the residual income, which is the residue after adjusting the prices or economic reward of other factors of production. आपको बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए, जल्दी बोलो। आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्लियर हुआ? अच्छा मुझे बताओ कि इन चारों फैक्टर में से रिस्क कौन लेता है? ऑर्गेनाइजेशन लेता है, लेबर लेती है, या लैंड ओनर लेता है, या कैपिटल ओनर लेता है? हु टेक्स द रिस्क? द ऑर्गेनाइजर, द एंटरप्रेन्योर। द लास्ट फैक्टर विल टेक द रिस्क। ऑर्गेनाइजर ही तो रिस्क लेता है। अगर मैं कहूँ कि आपका रिस्क कौन लेता है, तो आप लास्ट वाले फैक्टर को तो कहोगे कि वो आपका वो रिस्क टेकिंग फैक्टर है, रिस्क टेकिंग फैक्टर है। तो हु टेक्स द रिस्क? द ऑर्गेनाइजर। द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स द रिस्क। आपको बात समझ में आ रही सब लोगों को? तो हमने समझा, हमने चारों फैक्टर देखे कि भाई हमारे पास जो जो हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ हमें हमें नेशनल इनकम जैसी देखनी है, तो इनकम कौन कमाता है? फैक्टर्स ही कमाते हैं, और उसी इनकम को आगे बढ़ा के ले आना नेशनल लेवल पर हमने। तो हमने बेसिक कंसेप्ट देखा। बेसिक कंसेप्ट क्या था हमारे लिए? हमारे लिए बेसिक कंसेप्ट था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा एक मौका और दे रहा हूँ उनको कि वो अब भी लिख लो, क्योंकि इस क्लास के एकदम बाद में कहूँगा कि सेंड योर नोट्स, आई वांट टू सी योर नोट्स, ध्यान रखना। तो पहले मैंने मीनिंग बताया था, व्हाट इज डिफाइंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें मैंने कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दी सोर्सेस ऑफ दो सर्विसेज, आर दी सोर्सेस ऑफ दो सर्विसेज विच हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब मैंने डिफाइन किया तो मैंने कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट दी सर्विसेज देमसेल्व्स, दे आर दी सोर्सेज ऑफ दो सर्विसेज विच हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देन आई डिफाइंड द लेबर. Labor is the human factor of production, and labor refers to all mental and physical efforts undertaken by the human beings in the expectation of economic reward. Do you remember? Labor and labor are not separable. The price paid for the services of labor is called compensation of employees. Then I defined the land. Land is the natural factor of production, and land connotes all natural resources which are provided by the nature for the aid of human beings at free of cost. The land and the landowner are separable. The price paid for the services of land is called rent. Then I defined the capital. It is the physical factor of production, and capital means that part of wealth which is actively used for the further production of goods and services. Or capital means the man-made factors of production. The price paid for the services of capital is called interest. And last was the organization. Organization refers to the services of an entrepreneur that he provides in the production and selling process. And the price paid for the services of an organization is called the profit, which is the residual income or balanced income. जल्दी बताओ, आज की क्लास में जो मैंने अभी पढ़ाया है आप लोगों को, ये किसे क्लियर नहीं है? और अभी नोट्स भेजने हैं आप सब लोगों ने कुछ देर के बाद। जल्दी बताओ, किसी का कोई सवाल है? किसी फैक्टर के बारे में कोई क्वेश्चन रेज करना है? किसी ने कोई क्वेश्चन रेज करना है तो कर लो, जल्दी बोलो कोई क्वेश्चन रेज करना हो तो। क्या कोई आप सवाल चाहते हैं पूछना? किसी फैक्टर के बारे में क्लैरिटी ना हो तो? क्लियर है सर? अरुण कह रहा है। बाकी लोग बता दो मुझे, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे यहाँ पर। सारे फैक्टर्स हमने डिफाइन कर लिए हैं। अनुष्का कह रही है सर क्लियर है। बोलो बाकी लोग भी जरा अपना रिस्पॉन्स दो। महिमा क्लियर सर, वंशिका क्लियर, बाकी लोग बोलिए।
राघव। राघव और रोहित। रोहित कह रहे क्लियर सर। तो आप सब लोगों को आज की क्लास में क्लैरिटी है पूरे फैक्टर्स के बारे में, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 100% सब बात समझ में आई होगी। अब मेरी देखिए, इस समय 9:52 हुए हैं, 9:52 हुए हैं मेरी घड़ी के अंदर। राघव कह रहा है सर मुझे भी क्लियर है। तो सही, मैं अब क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 10:05 पर मुझे सब लोगों के नोट्स मेरे व्हाट्सएप पर, जो ये ग्रुप है इकोनॉमिक्स वाला ग्रुप है, इस पर सबके पेजेस जहाँ पे नोट्स लिखे हैं जो मैंने पढ़ाया है, वो सब मुझे अपने नोट्स भेज देंगे। मैं चाहता हूँ देखना कि आपने नोट्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो 10:05 पर या 10:10 तक मैं आपका इंतजार करूँगा। और जो मुझे नोट्स नहीं भेजेंगे उन्हें मैं हटा दूंगा क्लास से, उनको पढ़ाने से मना कर दूंगा मैं। 10:10 तक मैं इंतजार करूँगा कि आपके नोट्स मेरे पास आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है। ओके। गुड बाय एंड गुड नाइट।